क्या पुलिस ने आपका मोबाइल फ़ोन, कैश, ज्वेलरी या पर्सनल सामान सीज कर लिया है? अगर ऐसा है तो क्या आपको पता है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके इन सामानों को वापस लिया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि जमा तलाशी क्या होती है। सेकेंड वन, कब रिलीज एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फोर्थ वन, किस कोर्ट्स में एप्लीकेशन फाइल होती है। फिफ्थ वन, एक रियल लाइफ एनडीपीएस केस एक्सपीरियंस। सिक्स्थ क्वेश्चन, कोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद सामान कहाँ से कलेक्ट करना होता है। सेवंथ एंड लास्ट वन, एक्नॉलेजमेंट वर्सेस सुपरदारी बॉन्ड। लास्ट में मैं बताऊंगा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ, फाइनेंस एंड लाइफ विद एडवोकेट शंभू साहू। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस जब किसी एक्यूज्ड या सस्पेक्ट को अरेस्ट करती है तो उसके पास से मोबाइल फ़ोन, पर्स, चेन, कैश, डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल आइटम जो है वो सीज करती है। पर्सनल आइटम सीज करती है तो एक्यूज्ड को या सस्पेक्ट को ऐसा लगता है कि अब ये आइटम जो है केस ख़त्म होने के बाद ही मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है इंटीम स्टेज यानी जब ट्रायल चल रहा है उसी के दौरान आप जो है एक एप्लीकेशन लगा करके आप ये आइटम रिलीज मतलब वापस मांग सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले जमा तलाशी क्या होती है। जब भी पुलिस किसी एक्यूज्ड मतलब आरोपी या सस्पेक्ट मतलब जिस पे संदेह है को अरेस्ट करती है तो वो जो कपड़ा पहना होता है उस कपड़े के अलावा उसके पास जो भी सामान होती है अगेन या जो भी उसके पास जो भी सामान होती है, जैसे कोई भी आर्टिकल उससे रिकवर होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, ज्वेलरी, कैश, डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल आइटम्स, उसको जो है सीज करके एक मेमो तैयार की जाती है जिसे जमा तलाशी मेमो या पर्सनल सर्च मेमो भी कहा जाता है। इन सामान को सीज करके पुलिस मालखाने में भेज देती है। रिलीज एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हैं? अब सवाल ये आता है कि रिलीज एप्लीकेशन आप कोर्ट में कब लगा सकते हैं, कब फाइल कर सकते हैं। तो अगर सीज आर्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी नहीं हो और ऑनरशिप बिल्कुल क्लियर हो तो आप एक्यूज्ड या एक्चुअल ऑनर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकता है। एक्चुअल ऑनर मतलब जिसका वो प्रॉपर्टी है। अगर पुलिस एलिगेशन लगाती है कि प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो ऑब्जेक्शन आपको आ सकते हैं। अब जानते हैं एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जमा तलाशी रिलीज ऑर्डर के साथ एक एडवोकेट को जनरली ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो है लगाने चाहिए। फर्स्ट वन या लगते हैं, फर्स्ट वन एफआईआर कॉपी, सेकेंड वन अरेस्ट मेमो या जिसको जमा तलाशी मेमो भी बोलते हैं। थर्ड वन ऑनरशिप प्रूफ। ऑनरशिप प्रूफ में क्या क्या आएगा? इनवॉइस आएगा, बिल आएंगे, वारंटी कार्ड आएगा, बैंक ट्रांजैक्शन प्रूफ आएगा, एटसेट्रा। फोर्थ वन एप्लीकेंट्स आईडी प्रूफ। जो भी एप्लीकेंट्स है उसका आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड, एफिडेविट अगर रिक्वायर्ड हो तो, और लास्ट वन वकालतनामा। अगर प्रॉपर्टी किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे हो तो उसका ऑनरशिप जो है ऑनरशिप डिटेल देना बहुत जरूरी हो जाता है, ऑनरशिप प्रूफ। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल कि एप्लीकेशन जो है किस कोर्ट में फाइल होती है। तो आपका एप्लीकेशन जो है उसी कोर्ट में फाइल होगी जहाँ पे आपका एफआईआर पेंडिंग हो या जिस कोर्ट में आपका मैटर की सुनवाई हो रही हो, यानी ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होगी। कई बार स्पेशल एक्ट्स जैसे एनडीपीएस मैटर में जुरिडिक्शन का इशू हो जाती है, जैसे कि स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये इशू बनती है कि एप्लीकेशन कौन सुनेगा। अब जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने आपका जमा तलाशी का रिलीज ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद क्या करना होता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा आपका? सबसे पहले आप जो है दस्ती ऑर्डर जो है कलेक्ट कीजिए।
उसके बाद जो है आपका जो कंसर्न आईओ है या एमएससी मालखाना को आप जो है कांटेक्ट कीजिए। अपना आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ जो है ले जाना ना भूलें। कोर्ट ऑर्डर के बाद, कोर्ट ऑर्डर के कंप्लायंस के बाद जनरली आर्टिकल जो है रिलीज कर दिया जाता है। कई बार एक्नॉलेजमेंट या सुपरदारी बॉन्ड के बाद जो है सुपरदारी बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है। अब मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक एनडीपीएस मैटर में हमने जमानत तलाशी रिलीज ऑर्डर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में फाइल किया हुआ था। पुलिस के द्वारा ऑब्जेक्शन था कि ये जो सेक्शन 107 बीएनएसएस प्रोसीडिंग पेंडिंग है, जो कि सीज प्रॉपर्टी है, वो एलिजिबली प्रोसीड ऑफ क्राइम है, ऐसा पुलिस का एलिगेशन था। तो इसमें ऐसा होता है कि कोर्ट ने हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो जो है डिसमिस कर दिया गया, और कोर्ट ने हमें ये रीजनिंग दी कि जो जेएमएफसी कोर्ट है वहाँ पे जहाँ पे ये सेक्शन 107 बीएनएसएस प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उस कोर्ट में जाकर के हमें जो है इसका रेमेडी मिलेगा। तो हमने एक फ्रेश एप्लीकेशन जो है जेएमएफसी कोर्ट में फाइल किया और हमने इसके ऊपर आर्गूमेंट किया, और जो आर्गूमेंट था उसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो साइट किया कि जो है सुंदर भाई अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस साइटेशन में, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीज प्रॉपर्टी है उसको अननेसेसरी लंबे टाइम तक पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाना चाहिए। तो इसके बाद जो जज साहब हैं वो एसएचओ से एक सीधा सवाल पूछा कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है जो ये प्रूव करे कि ये प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम से खरीदी गई है। ये बहुत ही सटीक क्वेश्चन था जज साहब का एसएचओ से, और इसका जो है एसएचओ साहब के पास कोई भी कंक्रीट एविडेंस नहीं था। इसलिए हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हमारा जमा तलाशी का एप्लीकेशन था, वो पास कर दिया गया, जो रिलीज ऑर्डर है वो पास कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमने जो ऐसा क्या अटैचमेंट, ऐसा क्या एविडेंस दिया जिसके कारण जो है जज साहब ने हमारा ये जो ऑर्डर है वो रिलीज ऑर्डर पास किया है। उसमें ये है कि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो एक्यूज्ड का पर्सनली ना हो करके उसके फैमिली मेम्बर की होती है, उसकी वाइफ की हो सकती है, उसके मम्मी पापा का हो सकता है, तो इससे क्या होता है कि आपका केस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हमारे केस में भी जो गोल्ड चेन था और जो मोबाइल फ़ोन थे, जो कैश था, हमने उसका जो है इनवॉइस जो है, बिल जो है लगाया, जो कि जमा तलाशी जो ये गोल्ड चेन और मोबाइल फ़ोन और कैश मिला करके करीब 8 से 10 लाख रुपया का टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू थी। तो ये जो चेन है, गोल्ड चेन है, वो उसके एक्यूज्ड या एप्लीकेंट के मम्मी के नाम पे था, जो उसके नाम पे इनवॉइस भी थी, बिल भी थी, और मोबाइल फ़ोन जो है उसके आंटी के नाम पे था। तो इसलिए जो है हमारा केस काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। इसलिए जज साहब ने ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सुंदर भाई अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, आपके भी अगर जमा तलाशी का मामला आपका मैटर है तो ये साइटेशन आपके भी बहुत काम में आएगा। तो इसके बाद जो है ये रिलीज ऑर्डर हमें पास कर दिया गया। ये एडिशनल प्रैक्टिकल पॉइंट्स। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हर एडवोकेट्स एंड लिटिगेंट्स को याद होने ही चाहिए, जैसे कि ऑनरशिप डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इनवॉइस या बिल में जो डेट लिखा होता है, मतलब तारीख होते हैं, या जो आर्टिकल का डिटेल्स होते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। मोबाइल अगर एफएसएल के लिए भेजा गया हो तो रिलीज में डिले हो सकता है। सीज प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं होता है। अगर आपका ओनरशिप जेन्युइन है तो कोर्ट्स प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाती है। एक्नॉलेजमेंट जो है एक सिंपल रिसीविंग कंफर्मेशन होता है। इसमें व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि उसका आर्टिकल जो है रिसीव हो गया है, वो सही कंडीशन में रिसीव हो गया है, उसका जो रिलीज प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है। इसके एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, मैंने एक मोबाइल फ़ोन इन कैश अमाउंट रिसीव कर लिया है, ये एक्नॉलेजमेंट होता है।
अब देखते हैं सुपरदारी बॉन्ड। सुपरदारी बॉन्ड क्या होता है? सुपरदारी बॉन्ड जो है वो ज़्यादा फॉर्मल और लीगली बाइंडिंग अंडरटेकिंग होता है। इसमें जो है एप्लीकेंट जो है वो कोर्ट को ये एश्योरेंस, ये भरोसा देता है कि वो प्रॉपर्टी को जो भी जैसे कैश, मोबाइल फ़ोन या ज्वेलरी, जो भी अमाउंट, जो भी चीज़ उसका रिलीज हो रहा है वो उसको सेफ रखेगा। कोर्ट जब मांगेगी तब वो कोर्ट के सामने वो पेश करेगा, यानी प्रोड्यूस करेगा, और उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, सेल मतलब बेचेगा नहीं, या उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का मिसयूज नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, सुपरदारी बॉन्ड में कभी कभी श्योरिटी अमाउंट भी मेंशन कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एप्लीकेंट अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस द रिलीज व्हीकल, मोबाइल, ज्वेलरी बिफोर द कोर्ट एज व्हेन डायरेक्टेड। अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो एक्नॉलेजमेंट में जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो ये कहता है कि हाँ मुझे सामान मिल गया है, ये एक्नॉलेजमेंट होता है। सुपरदारी बॉन्ड क्या होता है कि हाँ मुझे सामान मिल गया है, और जब कोर्ट मांगेगा तो हम कोर्ट के सामने इसे प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको ये लीगल इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों को और ख़ास करके अपने जो है लॉ स्टूडेंट जो होते हैं या एडवोकेट फ्रेंड को शेयर जरूर करें, और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है अपना लीगल क्वेरी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नमस्ते।